हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल H2 संग्रह में। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2025 का हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी 12 सेट का आपका प्लेलिस्ट बन चुका है, तो उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर से शुरुआत करते हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के भवनों और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को भारत के निम्नलिखित में किन राज्यों में की यात्रा पर ले जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के भवनों और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों पर यात्रा के लिए ले जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए किस तरह से घुमा के पूछा गया है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, तो गुजरात और राजस्थान में अगर वो ले जाएगा तो वहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता का उन लोग अध्ययन कर सकता है। ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 का सी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए किस तरीके से घुमा के दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वर्चस्व के लिए हुए एक लंबे संघर्ष के बाद निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। वर्चस्व के लिए एक लंबे समय के बाद निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था, तो मगध। ठीक है, मगध जो है वर्चस्व के लिए लंबे संघर्ष के बाद एक महाजनपद के रूप में उभरा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन था, तो मगध। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य विशेषता हड़प्पा नगरों का हिस्सा नहीं थी। कौन सा जो है स्थापत्य विशेषता हड़प्पा के नगर का हिस्सा नहीं थी, तो ऑप्शन है कि सड़कें और मार्ग, अच्छी तरह से पकी हुई ईंट के घर, जल निकासी व्यवस्था और औद्योगिक और वाणिज्यिक भवन। तो कौन सा हो जाएगा, तो औद्योगिक और वाणिज्यिक भवन नहीं था। ठीक है, औद्योगिक और वाणिज्यिक भवन जो है हड़प्पा में नहीं था। हड़प्पा नगरों में कौन सा हिस्सा नहीं था, तो औद्योगिक और वाणिज्यिक भवन का। वहाँ पे सड़कें और मार्गे अच्छी थी। ठीक है, हड़प्पा में। ठीक है, अच्छी तरह से पकी हुई ईंट का घर भी था और जल निकासी व्यवस्था भी था। ठीक है, नलियाँ भी थी, लेकिन औद्योगिक और वाणिज्यिक भवन नहीं था। ठीक है, चनहुद्रो में शायद था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 4 नंबर क्वेश्चन है 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे। ठीक है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे, तो किस प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे, तो बारदोली सत्याग्रह का। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का डी नंबर। ये कौन सा सत्याग्रह है, तो किस चीज़ के लिए, तो किसान आंदोलन के नेता। ठीक है, किसान आंदोलन के इसके नेता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था, तो 1928 में। ठीक है, 1928 में। चलिए आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन महाराजधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र गुप्त राजा था। कौन जो है महाराजधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहला स्वतंत्र गुप्त राजा था, तो कौन था, तो आपका चंद्रगुप्त। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो था आपका महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र गुप्त राजा था। ठीक है, तो बी नंबर चंद्रगुप्त। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो किस साम्राज्य की स्थापना की थी और किसको उखाड़ के फेंका था, ये पूछा जा रहा है। तो किस साम्राज्य की स्थापना की थी, तो मौर्य साम्राज्य को किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसको उखाड़ के फेंकने के बाद, कौन से राजवंश को उखाड़ के फेंकने के बाद मौर्य समाज की स्थापना हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नंद वंश को। ठीक है, नंद वंश को जो है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को जो है हराया था। ठीक है, इसको हरा दिया था और उसके बाद अपना मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने किस वंश को हराया था, तो नंद वंश को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष और किस उद्देश्य से की गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में और किस उद्देश्य से की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो साइमन कमीशन का जो नियुक्ति है 1927 में आपका की गई थी और भारत के संविधान में एक सुधार की सिफारिश करने के लिए किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में, तो 1927 में, और किस उद्देश्य से, तो भारत के संविधान में एक सुधार की सिफारिश से करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो 7 का ए नंबर। इसका बहुत विरोध भी हुआ था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जब वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंद वंश का राजधानी था। ठीक है, नंद वंश का राजधानी था मगध था, लेकिन उसके बाद उसको बदल के पाटलिपुत्र कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या मगध या वैशाली था। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था। ठीक है, यहाँ पे
खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था, ये पूछा जा रहा है आपका। तो कौन था, तो चंदेल राजवंश। ठीक है, खजुराहो निम्नलिखित में किस राजवंश का एक राजधानी में से एक था, तो चंदेल राजवंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कि मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है। मालाबार तट जो है भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में है, तो केरल में है। ठीक है, ये त नहीं है, केरल है। ठीक है, केरल है, बी नंबर आपका केरल। मालाबार तट कहाँ स्थित है, तो आपका भारत में स्थित है। भारत में कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। ठीक है, मालाबार तट भारत के केरल में स्थित है। ठीक है, कौन से राज्य, तो केरल में। ठीक है, मालाबार तट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, कलिंग युद्ध के बारे में लिखा गया है या वर्णन किया गया है सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, कौन सा शिलालेख में। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे। तो शिलालेख 12, ठीक है, शिलालेख 12 में आप लोग का कलिंग युद्ध की चर्चा, कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें है, बताइए, कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें है, तो शिलालेख 12 में है। ठीक है, शिलालेख 12 में आपका कलिंग युद्ध की चर्चा है। किसने लिखवाया था, तो सम्राट अशोक ने लिखवाया था। किसमें, तो शिलालेख 12 में आपका, शिलालेख 12 में कलिंग युद्ध की वर्णन का लिखवाया था। ठीक है, किसने, तो सम्राट अशोक ने। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे। विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे। ठीक है, विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे, तो राय से उपाधि देते थे। ठीक है, राय की उपाधि देते थे। विजयनगर के शासक जो है राय की उपाधि देते थे। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपका 1784 में। ठीक है, सॉरी, पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1784 में आपका क्या पारित किया गया था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर के बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने, कौन से बौद्ध संत जो थे भारतीय यूनानी राजा मिनांडर, भारतीय यूनानी राजा कौन, तो मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किस बौद्ध संत ने, ये पूछा जा रहा है, कौन से बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा को, मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, बौद्ध धर्म में लाया था। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा नागसेन। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा नागसेन ने, नागसेन जो बौद्ध संत थे उन्होंने यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कि सेनानी, कुल्पा और ग्रामनी प्रमुख रूप से किस वेद के वर्णित कुछ पदाधिकारी है। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ साउंड है तो बैकग्राउंड साउंड को आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड को मैं हटा नहीं सकता है, कुछ लोग हैं वैसे। ठीक है, तो बैकग्राउंड साउंड आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बोलता है कि सेनानी, कुल्पा और ग्रामनी प्रमुख रूप से किस वेद के वर्णित कुछ पदाधिकारी हैं। ठीक है, तो कौन से हैं, तो ऋग्वेद। ठीक है, सेनानी, कुल्पा, ग्रामनी प्रमुख रूप से किस वेद के वर्णित में कुछ पदाधिकारी हैं, तो ऋग्वेद के। ठीक है, ऋग्वेद के हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध विनायक दामोदर सावरकर से नहीं था। किस संगठन का संबंध जो है विनायक दामोदर सावरकर से नहीं था, आपका जो है सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेटस ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है इससे संबंध किसका नहीं था, तो विनायक दामोदर सावरकर का नहीं था। ठीक है, तो आज़ाद भारत समाज, हिंदू महासभा, अभिनव भारत समाज, इससे जो है विनायक दामोदर सावरकर का संबंध था, लेकिन किससे नहीं था, तो सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो डी नंबर से संबंध नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझाने के लिए सप्तांग राज्य का अवधारणा का उल्लेख किया है। उनमें से एक अंग दंड है, जिसका अर्थ क्या है। बोलता है, क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, कि कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझाने के लिए सप्तांग राज्य का अवधारणा किया था। कौन सा राज्य का, तो सप्तांग राज्य का अवधारणा का उल्लेख किया था। उनमें से एक अंग दंड है, उसमें से एक अंग दंड है, उसका अर्थ क्या हुआ, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो अर्थ क्या हुआ, तो सेना उसका अर्थ हुआ। दंड का अर्थ क्या है, सिंपल में ये पूछा जा रहा है ना कि दंड का जो है अर्थ क्या होता है, तो सेना होता है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, सेना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो। ठीक है, चलिए, भारतीय भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए ब्रिटिश भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि भारतीय भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए, जिस भारतीय भाषा समाचार पत्र जो प्रकाशित होता था भारत में भारतीय भाषा में, उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए, उसकी स्वतंत्रता को बाध्य करने के लिए ब्रिटिश ने भारत में वर्निकुलर प्रेस एक्ट, कौन सा एक्ट, वर्निकुलर प्रेस एक्ट
किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या है। ठीक है, ये अगर पूछ दिया कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या है, तो वो भारतीय भाषा समाचार पत्रों का, जो समाचार पत्र भारत में जो है भारतीय भाषा में आपका जो भारत में जो प्रकाशित होता था भारतीय भाषा में, उसका जो है उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने का कौन सा एक्ट है, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है। एक मिनट, हाँ, तो ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, ये भारतीय समाचार को जो भारतीय भाषा में आपका प्रकाशित होता है उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। ये किस वर्ष में आपका लाया गया था, तो ये जो है आपका 1878 में लाया गया था। ठीक है, किस लिए लाया गया था, तो स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए भारतीय समाचार पत्रों को। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1156 ईस्वी में जैसलमेर का किला किसने बनवाया था। ठीक है, 1156 में जैसलमेर का किला किसने बनवाया था, तो जैसलमेर का किला कब बना था ये बताइए। तो 1156 में बना था। ठीक है, जैसलमेर का किला कब बना था, तो 1156 में बना था। किसने बनवाया था आपका, तो रावल जैसल ने बनवाया था। ठीक है, रावल जैसल ने बनवाया था। कौन सा किला बनवाया था रावल जैसल ने, तो जैसलमेर का किला बनाया था। कब बनाया था, तो 1156 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष की सड़कों पर सबसे अधिक सड़क यातायात होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सड़कों पर सबसे अधिक सड़क यातायात होता है, तो ऑप्शन है आपके पास कि सीमा बॉर्डर सड़कों, मतलब कि बॉर्डर की सड़कों पर, या राष्ट्रीय राजमार्गों पर, या जिला की सड़कों पर, या राज्य राजमार्गों पर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर सबसे ज़्यादा जो है आपका परिवहन होता है, यातायात होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से को जोड़ता है। कोंकण रेलवे जो है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक को कौन सा रेलवे जोड़ता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक को कौन सा रेलवे जोड़ता है, तो कोंकण रेलवे जोड़ता है। ठीक है, कोंकण रेलवे कौन सा राज्यों को जोड़ता है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग देश का राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। कौन सा जलमार्ग जो है देश का राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है, आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है ये देश हमारे भारत का नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 नहीं है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार आपका निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य में है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका लिंगानुपात सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बोलता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, तो पहला ऑप्शन है कि भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से। ठीक है, और उसके बाद बोलता है कि सेकंड ऑप्शन है कि भूमध्य सागर, अरब सागर और हिंद महासागर। तीसरा ऑप्शन है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अटलांटिक महासागर। और चौथा ऑप्शन है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पूछ रहा है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर लिखा है। ठीक है, तो भूमध्य सागर तो दूसरी जगह पर है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ से आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। ठीक है, यहाँ पे उत्पन्न होता है, इन तीनों में उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको देखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन के साथ। तो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में एक प्रमुख बंदरगाह और एक छोटे बंदरगाह के बीच के अंतर को सही ढंग से परिभाषित करता है। कौन सा विकल्प जो है भारत में एक प्रमुख बंदरगाह और एक छोटे बंदरगाह के बीच के अंतर को सही ढंग से परिभाषित करता है, तो कौन सा है, तो ये ए नंबर वाला है। कि प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन होता है। जो प्रमुख बंदरगाह होता है, जो इंपॉर्टेंट हो गया, जो बड़ा बंदरगाह है, वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, जबकि छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होते हैं। ठीक है, जो प्रमुख है वो केंद्र सरकार के अंदर और जो छोटे हैं वो राज्य सरकार के अंदर होते हैं। चलिए ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। तो बोलता है कि प्रमुख बंदरगाह तटों के किनारे होते हैं। जो प्रमुख बंदरगाह होते हैं जो तटों के किनारे होते हैं, यहाँ तो ये गलत हो गया। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह तटों के किनारे जरूरी नहीं है। फिर छोटे बंदरगाह अंतर्देशीय जल मार्ग पर होते हैं, ये भी गलत है। प्रमुख बंदरगाह सार्वजनिक स्वामित्व में होते हैं, छोटे बंदरगाह निजी स्वामित्व में होते हैं, ये भी गलत है। प्रमुख बंदरगाह देश के भीतर यातायात संभालते हैं और छोटे बंदरगाह जो है निर्यात संभालते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये तो पूरा गलत है।
चलिए आगे बढ़ते हैं 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दी थी? ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दी थी? तो ये जो है एडविन हबल ने दी थी। ठीक है, एडविन हबल ने दी थी। डी नंबर करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की शैलें अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर और ठोस पदार्थों की क्रिस्टलीकरण से बनती है? किस प्रकार की शैलें जो है अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर और ठोस पदार्थों के क्रिस्टलीकरण से बनती है? तो आपका हो जाएगा आग्नेय शैलें। ठीक है, आग्नेय शैलें जो है आपका उच्च तापमान पर और ठोस पदार्थों के क्रिस्टलीकरण से बनते हैं। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन है कि बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बराकर नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो आपका हो जाएगा दामोदर नदी की। दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है? तो बराकर नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? बोला जा रहा है ना कि 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें जो है किस राज्य में अनुसूचित जाति एससी जाति की आपका जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? किसकी दर्ज नहीं गई, कौन से राज्य में? तो नागालैंड में दर्ज नहीं की गई थी। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर, नागालैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन होता है कि त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? ठीक है, त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? तो आपका गंडक नदी की। ठीक है, बी नंबर त्रिशूल गंगा जो है आपका गंडक नदी की एक धारा है। कौन सी धारा? त्रिशूल गंगा। तो आपका गंडक नदी की एक धारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदा को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। बोलता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मिट्टी को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो आपका 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। 8 श्रेणियों में। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है भारत में? तो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। ठीक है, कौन सा? तो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली जो कि हल्दिया इलाहाबाद में है, ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है। ठीक है, कौन सा? तो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। ठीक है, हो गया गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर बार बार रिपीट करता हूँ कि बार बार सुनने से भी याद होता है। चलिए, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में हिंदुओं की जनगणना सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 के डी नंबर उत्तर प्रदेश। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा राज्य जो है आपका कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो है ये कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा? तो गुजरात। ठीक है, मेघालय में तो आपका सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, मेघालय में ठीक है सबसे अधिक वर्षा होती है। इसमें बताइए मेघालय में सबसे अधिक कहाँ पे, कौन सी जगह पे वर्षा होती है? कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक? मेघालय में छोड़िए, आप भारत में ही बताइए। भारत में हो गया या फिर विश्व में हो गया, कौन से जगह पे सबसे अधिक वर्षा होती है? सबसे कम तो आपका गुजरात हो गया। इससे भी कम होता है आपका, ये तो निम्नलिखित में से ना बताया, तो गुजरात से भी कम होता है लेह लद्दाख में आपका सबसे कम होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेघालय में होता है। मेघालय के कौन से शहर? तो मनसाराम। ठीक है, मनसाराम आपका सही जवाब है। मनसाराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, क्यों? वहाँ पे 3 पहाड़ी है ऐसे करके। ठीक है, 3 पहाड़ी है, वहाँ पे कृपाकार पहाड़ी है। किस कारण से? तो कृपाकार पहाड़ियों के कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कृपाकार पहाड़ी इस तरीके से, और यहाँ पे आपका जो है मनसाराम है। ठीक है, इसके पहले चेरीपुरी थी, वो पहले का डाटा में, लेकिन अब के डाटा में मनसाराम है। ठीक है, पूछेगा कि कौन से राज्य में? तो मेघालय राज्य में। कौन से जिला में? तो शिलोंग जिला में। इस देखिए मेघालय का जो है आपका, मेघालय का राजधानी कौन सा है? तो शिलोंग है। तो शिलोंग जिला में सबसे ज़्यादा, जिला नहीं सॉरी राजधानी, मेघालय का राजधानी आपका शिलोंग है, और शिलोंग में आपका सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, शिलोंग के मनसाराम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि उत्तर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है, जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है? उत्तर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जो 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो कौन सा? तो आपका अरब सागर। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरब सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सेवन सिस्टर राज्यों में से किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, सेवन सिस्टर्स जो हैं हमारे, सेवन सिस्टर्स जो हैं उनमें से साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो किसकी है आपका, तो आपका मिजोरम का सबसे ज़्यादा है, डी नंबर आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता दिवस सेवन सिस्टर्स में पूछा जा रहा है। तो कौन सा है, तो मिजोरम। अब वही पूछा जाएगा पूरे भारत में तो केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल हो जाएगा पूरा भारत में, लेकिन यहाँ पे सेवन सिस्टर्स में तो मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय अखिल भारतीय सेवाओं की भर्तियां कराता है। कौन सा संवैधानिक निकाय अखिल भारतीय सेवाओं का भर्तियां कराता है, तो आपका हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन जो है संविधान निकाय अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्तियां कराता है, तो संघ लोक सेवा आयोग, बी नंबर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता। कौन सा आयोग जो है किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो भारतीय वित्त आयोग इसकी रक्षा नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो आपका अनुच्छेद 21A में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में आपका शिक्षा का आपका अधिकार बताया गया है संविधान में। ठीक है, 21A में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है। कौन सा अनुच्छेद जो है 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित मतलब काम करने से रोकता है, बाल मजदूरी से रोकता है। बाल मजदूरी भी पूछा जाएगा तो वही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा रोकता है, तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ये जो है देखिए, अनुच्छेद 24 बोलता है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 24। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद ठीक है 21A बोलता है जो है, अनुच्छेद 21A बोलता है कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, कोई भी किसी भी भारत के नागरिक को शिक्षा का अधिकार पूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समकक्ष समानता से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, समान है सभी लोग, ये किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग या भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक। बताइए 43 का करेक्ट आंसर कौन से हो जाएंगे, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन शायद गलत प्रिंट हो गया है क्या, ऐसे तो होना चाहिए यही। चलिए देख लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो किसके तहत किया जाता है, तो आपका जो है 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किसके तहत किया जाता है, तो 280 के तहत, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था। किस अधिनियम में जो है ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की प्रावधान किया था। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था, तो किसमें, तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। ठीक है, मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, तो आपको ये जो है आपका 1989 में किया गया था। ठीक है, बी नंबर 1989 में किया गया था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। इनमें से कौन सा जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये इसका संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सा नहीं है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर। ऊपर वाला जो ये क्वेश्चन था, एक मिनट दिखा देता हूँ, ये सही है। ठीक है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निकाय नहीं है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर कोई सोचने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 46 तक हो गया, 47 भी हो गया।
चलिए 48 नंबर है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था। ठीक, 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का था, कितना वर्षों का था। ठीक है, तो ये जो है आपका 3 वर्षों का था। ठीक है, किसका था, तो भारतीय सरकार अधिनियम के 1919 के तहत, ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था, तो 3 वर्ष का था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है। ठीक है, संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का अंतिम व्याख्याता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को सुनिश्चित करने का उपाय प्रदान करता है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को सुनिश्चित करने का उपाय प्रदान करता है, तो कौन सा है, तो अनुच्छेद 32 बोलता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने की अनुमति देता है, अनुमति नहीं देता है, उपाय बताता है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं बदलाव। तो अनुच्छेद 32, तो ए नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है टोटल। ठीक है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज हमारा 13 सेट आज हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी सेट जो आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपका प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके सारा सेट देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।